मैं आप लोगों के समक्ष जो ज्ञान बिंदु के नोट्स है, मेंस का जो प्रिपरेशन चल रहा है ना, 1799 का, उसी का मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। हम लोग रिवीजन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो आधुनिक इतिहास है उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर रिवीजन करेंगे आप लोगों के सामने, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें सबसे पहले इसलिए अध्ययन करेंगे कि तो चूंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और एक न एक जरूर आती है मेंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले डील करेंगे पहला। उसके बाद हम लोग करेंगे 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीनतम स्वायत्त राज्य। उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर बंगाल के गवर्नर जनरल तथा गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय भी, इस सब को आगे देखते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पहला चैप्टर में क्या है, पहला चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले क्या आया था, क्या हुआ था हमारे भारत में। तो हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी स्टार्ट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको नई से वीडियो में मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसमें हुआ था कि सबसे पहले देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मुगल वंश की स्थापना के पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, तो उसका नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये भारत में कब आया था? तो आप लोगों को पता ही होगा, 1498 ईस्वी में आया था भारत में। कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था, ठीक है। आगे आगे इसके बाद देखिए ये क्या है। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी, भारत भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। तथा सबसे अंतिम भी भारत में जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन था? तो पुर्तगाली ही था। तो अतः अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले अधिक के वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो वो हो जाएगा कौन? तो पुर्तगाली था। चूंकि इसलिए हम लोग जानेंगे कि क्यों। चूंकि सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया था भारत में, कालीकट केरल के तट पे। और सबसे लास्ट में गया था कहाँ से? तो गोवा से गया था। गोवा कब गया था? तो 1961 ईस्वी में गया था। कौन? पुर्तगाली सब गया था। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोजों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तब 15वीं शताब्दी में पूछेगा, सबसे 15वीं शताब्दी में स्पेन कौन कौन से जो देश दो थे जो भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण योगदान लाया था? तो वो हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल। उसके बाद है कि पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिय द्वीप की खोज किया था। स्पेन के यात्री ने कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किए थे और नई दुनिया कहकर इसे, और वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था। कहाँ के लोगों को? तो अमेरिका के जो लोग सब था ना, उसको क्या क्या नाम दिया गया था? रेड इंडियन कहा गया। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में गुजरात तथा पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत में कौन से व्यक्ति समुद्री मार्ग की खोजने में सफलता प्राप्त किया था? तो वास्को डिगामा ने। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि भारत में वास्को डिगामा समुद्री मार्ग की खोज किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498, वास्को डिगामा सर्वप्रथम, सॉरी, आगे देखिए। वास्को डिगामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट
अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। तो पूछेगा वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो केरल के मालाबार तट पे। आगे है कि वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जेमोरिन ने किया था। तो वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो राजा जेमोरिन ने किया था। कहाँ के राजा था? तो केरल के। इसका विरोधी अ, अरबी मूल के व्यापारियों ने किया था। इसका विरोध किसने किया था? तो अरबी मूल के व्यापारियों ने किया था। क्योंकि सबसे पहले अरबी मूल के व्यापारी लोग सब ही यहाँ भारत में व्यापार करता था, इसलिए इसका विरोध किया था, ताकि कोई हमारे देश में अदर नहीं आए और मेरा मुनाफा दूसरे कोई देश न ले जाए, इसलिए इसका विरोध किया था। भारत आने वाली द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन था? तो अल्ब्रेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था और इन्होंने ही ने ब्राजील की खोज किया था। तो ब्राजील का खोज किसने किया था? तो अल्ब्रेज कैब्राल था। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और वह मसाला लेकर पुर्तगाल वापस लौटा। कब? तो 1498 में। वास्को डी गामा वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला बेचा तो उससे कितना गुना लाभ हुआ था? तो 60 गुना लाभ हुआ था। ठीक है, 60 गुना लाभ हुआ था। ओके। इसका मुनाफा जिस कारण से पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बना लिया कि भारत भारत के साथ में मसाला के व्यापार किया जाए। पुर्तगाली व्यापार का नियंत्रण स्थापित करने के लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के गवर्नर वायसराय पद लाया था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोरा बना, जो 1505 से 1509 तक इस पद पर रहा। सबसे पहले कौन पुर्तगाली गवर्नर वायसराय पद पे सबसे पहले था? तो 1505 से 1509 तक कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। अल्मोरा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया, जिसे नीला जल नीति भी कहा गया। पूछेगा क्वेश्चन कि नीला जल नीति किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मोरा ने लाया था। ठीक है, नीला जल नीति। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया गया था, जिस कारण से पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। नीला जल नीति का अंत किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था। नीला जल नीति का अंत किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। और नीला जल नीति लाया किसने किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मोरा ने लाया था। आगे देखिए, आगे क्या है। पुर्तगाली का अ, पुर्त, अ, पुर्तगालियों का मुगल पुर्तगालियों का मुगल का के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय स्थापित हुआ था। भारत में कॉटेज व्यवस्था की शुरुआत किसको जाना जाता है? तो पुर्तगाली ने किया था। भारत में कॉटेज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कॉटेज खरीदता था। जो चोल का युद्ध कब हुआ था? 1508 8 ईस्वी में हुआ था। चोल का युद्ध कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा था। अल्बुकर्क ने अल्बुकर्क को भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह से कति गोवा किसने छीना था? तो अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहन किया कि वे भारत की स्त्रियों से विवाह करें, और अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय की पुरोगामी कहा जाता है, जो अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया था। मतलब अल्बुकर्क ही जो था, तो किसके वायसराय के समय सती प्रथा का अंत हुआ था? तो अल्बुकर्क के समय। किसके सहयोग से हुआ था? तो अल्बुकर्क की सहायता से हुआ था। इसका सबसे पहले किसने अथी किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, दादर नगर एवं हवेली का उपनिवेशीकरण किया था।
पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली और उपनिवेशीकरण किया था। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत आगमन होने से ही भारत में उपरोक्त वस्तुएं की खेती होना प्रारंभ हुआ था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रेस और जहाज निर्माण कला के विकास किसके समय हुआ था? तो पुर्तगालियों ने किया था, या पुर्तगालियों के समय हुआ। भारत भारत की ब- अ, वास्को डी सॉरी भारत सॉरी वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। सबसे पहले 1498 में आया था, दूसरा 1502 में आया था, तीसरा 1524 में आया था। पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी हारमुज में अपना अड्डा बनाया था। तो फारस की खाड़ी में हारमुज नामक स्थान पर अपना अड्डा बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने 1632 ईस्वी में हुगली हुगरली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। तो हुगली से खरीदने का श्रेय किसको जाया जाता है? पुर्तगालियों को। तो मुगल शाहजहां ने किया था। और आजादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही थी। 1900 पहले हम बताए थे कि 1661 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। ऑपरेशन विजय के तहत 1661 में 1661 ईस्वी के समय गोवा के पुर्तगाली अ, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे 1661 में। इसी ऑपरेशन विजय के तहत 1661 में क्या हुआ था? पुर्तगालियों को गोवा को मुक्त कराया था पुर्तगालियों से। 12वां संविधान संशोधन 1662 ईस्वी में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा पूछेगा कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987 ईस्वी में। वही कैवा संविधान संशोधन के तहत? तो 56वां संविधान संशोधन। वही गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का कैवा संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तब 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। गोवा वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा जो वर्तमान में है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। Sorry। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टादो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कंपनी के नाम से जाना जाता है? एस्टादो द इंडिया कंपनी के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, पुर्तगाली के बाद अब आया डच आया। डच डच किसको किसको कहा जाता है? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता था। अभी वर्तमान में नीदरलैंड और हॉलैंड के जो निवासी है ना, अभी वर्तमान में जो अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें कल रात को जो भारत हारी थी, वो हार का कारण आप लोगों को पता ही होगा क्यों हुआ था। चलिए उस पे हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के समय बहुत ही नज़दीक है। मेंस का एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, जिसके चलते हम लोग आगे जल्द से जल्द अपना रिवीजन करते रहें और इधर उधर भटकाव से दूर रहें। और जो टॉपिक दिया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, एक बार जरूर कान में हेडफोन या ब्लूटूथ की सहायता से इसको सुन लें, ताकि आपको 1 नंबर जरूर बेनिफिट मिले। ठीक है, आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी को बेरिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी के भी नाम से जाना जाता है। तो बेरिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी के भी कहा जाता है। कौन कंपनी आया था 1602 में? डच द्वारा लाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला गया था। और आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय
नगर नागपट्टनम को भी बनाया। डच ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में भी ज्यादा रुचि लिया। डच ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारी कारखाना खोला। आगे देखिएगा। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाना जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन, सूती वस्त्रों का निर्यात करने का श्रेय किसको जाना जाता है? तो डच को। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ था। भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ था? तो बेदरा के युद्ध से। बेदरा यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इस युद्ध को डच में हार हुआ था। आगे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, आज हम लोग पहला चैप्टर ही रिवाइज कर ही जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी आप हो जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ मिनट में स्पीड करके आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आगे देखिए, हम लोग देखते हैं क्या। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी इस कंपनी की स्थापना गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से हुआ था। तो कंपनी का नाम की स्थापना कति से हुआ था? गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन और ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडियन के नाम से हुआ था। इस कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त दिया था। लेकिन 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ हुआ करते थे। वे अपनी वह कंपनी जहांगीर के समय भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुआ था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का एक अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1692 से सॉरी 1592 से 1593 ईस्वी में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया था। सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी, जो क्योंकि यह प्राइवेट कंपनी थी था। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। आगे देखिए क्या। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी रॉल्फ फिच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ था। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुगल की राजकीय भाषा फारसी थी। इससे जहांगीर बहुत ही खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस ने इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस के व्यापारिक छूट नहीं दिया था। और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिससे जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त किया था। किसके दरबार में टॉमस रो आया था? तो जहांगीर के दरबार में। उसके बाद हुआ कि सवाली का युद्ध यह गुजरात के सूरत नामक शहर में 30 नवंबर 1612 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एवं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का जीत हुआ था। नोट नोट देखिए क्या। मुगल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। मुगल यह सॉल्सेट द्वीप पर स्थित शहर है। मुगल कौन सा द्वीप पर स्थित है? साल्सेट द्वीप पर स्थित है।
यह सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। यह शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। इस विवाह के उपरांत में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड देकर वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कलकत्ता कलकत्ता क्या? कलकत्ता है बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपये की वार्षिक किराए पर 3 गांव को लिया था। सुतानती, कालीकटा और गोविंदपुर। अंग्रेजों को जब जॉब चार्नक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांवों को मिलाकर एक कलकत्ता नामक शहर की स्थापना किया। इस शहर के इस शहर का सॉरी यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक यह भारत की राजधानी भी बनी रही थी। तो ब्रिटिश काल में 1774 से लेकर 1911 तक इसकी राजधानी रहा था। और आगे देखिए, 1911 ईस्वी में जब तृतीय दरबार का आयोजन हुआ था तो यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता के जगह पर दिल्ली को बनाया जाएगा। इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। इस तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था। वही दूसरा पूछेगा तो 1903 में, वही 77 3 11। और तीसरा पूछेगा तो 1911 ईस्वी में हुआ था। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। बंगाल इतना 18वीं सदी में इतना बंगाल स्वर्ग इतना समृद्ध था कि उस समय बंगाल को स्वर्ग कहा जाने था। मद्रास, इस शहर को आज चेन्नई के भी नाम से जाना जाता है। इस शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास को किराया पर लिया। फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज भी कहा गया। अब इसका व्यापारिक छूट क्या है और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान में अब्दुल्ला कुतुब शाह सुनहला फरमान जारी किया था। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापार स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ था। मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1717 में व्यापक स्तर पर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रदान किया, जिससे मंगना चार्टा कहा गया मैग्ना कार्टा भी कहा गया। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सुरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला गया, जिससे मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। अंग्रेज ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली गई। यह कर्नाटक सरकार ने इसे शीघ्र ही मान्यता प्रदान दे दिया था। यह अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता फैक्ट्री था। अंग्रेजों ने अब भारत के पूर्वी तट ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली में खोला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज के निकट कोठी व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना का व्यापारिक कोठी खोली थी।
आगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में हम लोग चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे थोड़ा सा है मास लास्ट टॉपिक बचा हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। यह पूर्णतः यह यह कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था और फ्रांस के सम्राट लुईस चौदहवां के समय उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। आगे है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोली और 1669 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कारखाना मुसलिपट्टनम में खोला गया था। फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय नगर प्रोडेंसरी सॉरी पौंडुचेरी या पुदुचेरी को बनाया। इस शहर में नीव फ्रांसीसी मार्टिन ने ने रखा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम भारत के राजाओं के भू क्षेत्र हस्तक्षेप करना शुरू किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तब पहला युद्ध हुआ था कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें यह हुआ था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एलासापल की संधि के तहत हुआ था। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति हुआ था और अंग्रेज गवर्नर बर्नौट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया गया था। यह घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉमे के युद्ध से भी जाना जाता है। सेंट थॉमे के युद्ध से कौन से युद्ध को जाना जाता है? प्रथम कर्नाटक का युद्ध। यह 1748 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कर्नाटक का युद्ध, यह युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था। इसमें होने वाले इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से रहा। इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में पांडुचेरी के संधि के तहत हुआ था। दूसरा युद्ध पांडुचेरी, पहला पूछा गया था इस एलासापल की संधि और दूसरा पूछेगा था पांडुचेरी। तीसरा कर्नाटक का युद्ध, यह 1756 से 63 के बीच हुआ था। इस युद्ध में महादेश से होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुआ था। इस पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्ति हुआ था। और एक है बांडीवास का युद्ध, यह 22 जून 1760 ईस्वी को यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था और वही फ्रांसीसी के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी और इस युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन माना जाता है। चलिए ये आज का पहला चैप्टर का जो था वो समाप्त हो गया है। जो हम लोग रिवीजन फास्ट रिवीजन किए हैं, इसमें अगर आप लोग का कुछ थोड़ा सा भी अगर त्रुटि हो तो इसके लिए सॉरी कहते हैं और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ताकि आपकी जल्द ही जल्द हम आपको बीच जल्द से जल्द क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन फास्ट रिवीजन के तहत समाप्त करेंगे और ताकि आपको फ़ायदा ज़रूर मिले। चलिए इसके लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं और बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ आशीर्वाद। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और आप लोगों के बीच मैं कुछ साझा करने का प्रयास रखा हूँ। ज़्यादा डीपली नहीं समझा पाया हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो भी वीडियो लाए उसमें थोड़ा सा शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो करें। चलिए धन्यवाद।
दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जय। बाय।